नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, साइंस की ये सीरीज़ शुरू हुई थी जिसमें हम एक क्लास कल कर चुके हैं। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा, निश्चित ही आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। चलते हैं। आज ये चैप्टर 3 है। हम कल 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। आज हम तीसरे चैप्टर पे आ गए हैं। इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि कैसे धागों के माध्यम से वस्त्र बनाया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सुई में तागे को पिरोने, तागे यानी धागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने कुछ ऐसा प्रेक्षण किया होगा। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है धागे के बारे में। मतलब आगे दिया हुआ है जिन्हें तंतु कहते हैं। तंतु क्या होता है? तंतु मतलब जो धागे होते हैं उनको मिलाकर जो बनाया जाता है उसे ही तंतु कहते हैं। अब तंतु जब कई तंतु हो जाते हैं तो उनसे ही पूरे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब आपने यहाँ जाना कि जो तंतु होते हैं जो कि धागों से बने थे वो प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। दो तरह से होते हैं। अब पहले प्राकृतिक तंतु की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक तंतु कौन से होते हैं? जैसे आपका रुई हो गया, जूट हो गया, जिसे पटसन भी कहा जाता है। ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ऊन तथा रेशम ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ तथा बकरी से प्राप्त होता है। और अगर रुई की बात करें तो ये कपास से प्राप्त होता है, जो कि काली मिट्टी में उगाया जाता है कपास, तो उससे ही प्राप्त होता है। तो ये जो तरीके हैं वो प्राकृतिक तंतु के होते हैं। ये सब प्राकृतिक तंतु हैं। आगे हम कृत्रिम तंतु के बारे में भी जानेंगे। आगे दिया है, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए संश्लिष्ट तंतु कौन से हैं, ऑप्शन में दे दिया जाए पॉलिस्टर, नायलॉन, मतलब ये तो सभी हैं। पॉलिस्टर दे दिया जाए और वो ऊन दे दिया जाए, रुई दे दिया जाए, ये सब या इनमें से कोई नहीं, तो आप पॉलिस्टर टिक करेंगे, क्योंकि संश्लिष्ट जो तंतु होते हैं वो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। वो प्राकृतिक तरीके से नहीं है। ना ही वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं और ना ही पादपों से यानी पौधों से। उनको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से बनाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है। आई थिंक आपको संश्लिष्ट तंतु क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक भी करते चलें। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। अब आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि काली मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। उन राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करूँगा, देखता हूँ किसे किसे मालूम है कि काली मिट्टी के क्षेत्र कौन से हैं। तो काली मिट्टी जहाँ होती है और जलवायु उष्ण यानी गर्म होती है, वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। आगे दिया है, साधारणतः इन कपास की बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब ये जो कपास के पौधे होते हैं उनमें कपास की बॉल लगती हैं ऊपर गोल गोल, तो उनको हस्त चयन यानी हाथों के द्वारा, जैसे चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है ठीक उसी तरह से हाथों के द्वारा ही इनको चुना जाता है। वो जो होते हैं कारीगर, तो वही या जो भी खेती कर रहे हैं किसान, वो उनको निकालते हैं, उनके जो बॉल्स होते हैं उनको। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब उनको अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। तो कपास ओटना क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ही ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। पहले क्या था कि मतलब जो कपास थी उसे ओटने के लिए हाथों का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं, तकनीक आ चुकी है जिससे इनको ओटने के लिए उन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे हम जूट यानी पटसन के बारे में जानेंगे। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ये प्राकृतिक आपका तंतु है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु के में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है इन राज्यों को। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को
कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। अब जल में क्यों डुबोया जाता है? जिससे तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को हाथों से पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इससे जो तंतु निकाले जाते हैं फिर उनको तागों में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद में इसका निर्माण होता है। आगे दिया है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा और तकली का उपयोग किया जाता है। यानी आपकी जो कताई होती है वो तकली और चरखे के माध्यम से की जाती है। हालांकि ये हाथों से चलते हैं, लेकिन अगर वृहद पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर बात करें कताई करने के लिए, तो उसके लिए मशीनों की सहायता ली जाती है, क्योंकि चरखा और तकली के माध्यम से इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हाथों के माध्यम से होता है। तो मशीन की सहायता लेते हैं। जब हमें बड़े पैमाने पर करना होता है तो मशीन की सहायता से हम करते हैं। तो कताई के पश्चात हमें तागा प्राप्त हो जाता है, यानी धागा मिल जाता है। फिर उसके बाद धागे से हम वस्त्र बनाएंगे। तो वस्त्र किन दो विधियों से बनाते हैं? वस्त्र हम बुनाई करके और बंधाई करके बनाते हैं। तो जो बुनाई करते हैं वो कैसे की जाती है? आपने घरों में अक्सर देखा ही होगा, मम्मी बनाती रहती हैं स्वेटर, तो उसमें दो धागे लेकर चलती हैं साथ में। तो इस तरीके से बुनाई होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपने ध्यान से देखा होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, यानी कि उसमें दो सेट लगते हैं बुनाई में, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। तो ये था बुनाई। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे चटाई की बुनाई का भी चित्र दिया हुआ है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों के द्वारा भी की जाती है। तो ये हाथों से हो गई, और जैसे बड़े पैमाने पर करनी हो, जो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज़ में होती है, तो वहाँ पे मशीनों के माध्यम से होती है। जो स्वेटर रेडीमेड बन के आते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो भी वस्त्र बन के आते हैं, तो सबसे पहले कताई होती है। जब तागा मिल जाता है तो उसके बाद उसकी बुनाई की जाती है और बंधाई की जाती है, तब हमें वस्त्र प्राप्त होता है। इस चैप्टर में इतना ही था। मतलब इसमें हमने वस्त्र का पूरा निर्माण देखना था, किस तरीके से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे ये शॉर्टकट में दिया हुआ है, ये पूरा देख लेते हैं कि कपास का गोलक होता है, जो कपास के किसान उसको निकालते हैं, ऊपर से बल्ब जैसा होता है जो कपास का, फिर उसके बाद उसे ओटा जाता है, तब हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उन रेशों की कताई की जाती है किसके माध्यम से? तकली के माध्यम से या फिर चरखे के माध्यम से, और बड़े पैमाने पर मशीनों के माध्यम से। उसके बाद हमें धागा प्राप्त हो जाता है, जिसे तागा भी बोलते हैं। फिर तागा जो होता है उसकी बुनाई की जाती है और बंधाई की जाती है, तब जाके हमें वस्त्र मिलते हैं। तो ये हमने पूरे वस्त्र का निर्माण देख लिया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इतना ही था, हमने पूरा वस्त्र का निर्माण देख लिया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हम सारांश देख लेते हैं। इस चैप्टर का पूरा सारांश क्या रहा? वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। ये सब मैंने आपको भी बताया था। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी और पॉलिस्टर, इन सब में विविधता होती है। इनकी सामग्री में भी कुछ प्राकृतिक तरीके से होते हैं और कुछ कृत्रिम तरीके से। वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ये भी आपको बताया गया था। आगे दिया हुआ है, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट। संश्लिष्ट यानी कृत्रिम, मानव निर्मित। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिनसे वस्त्र बनते हैं। तागों की जो बुनाई थी, बंधाई और बुनाई, वो तो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया थी। तागों की बुनाई दो तरह से होती है जिनसे वस्त्र बनता है, या तो हाथों से बुनाई की जाती है या फिर मशीनों से। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अपने एक दो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे और देखें तो हमें भी अच्छा लगता है। अब हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर 4, इसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। इसमें हम जानेंगे भिन्न भिन्न पदार्थों के बारे में। जो भी हमारे आसपास चीज़ें होती हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं, उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो यहाँ पे दिया है पदार्थों के गुण।
पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं, कोई चमकता है, कोई निष्क्रिय रखा रहता है, तो कोई मतलब दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये सब अलग अलग तरीके के दिखते हैं। आगे दिया है पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। धुति होता है चमक। आपने देखा होगा धातुओं में चमक होती है। हालांकि कोई पुरानी धातु की चीज़ पड़ी हो, चाहे बर्तन हो या कुछ भी, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। लेकिन आप जैसे लोहे की कोई भी चीज़ है उसे काट कर देखिए, तो जहाँ से काटेंगे वो चमकीला निकल आएगा। तो धातुओं में अपनी चमक होती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। जैसे लोहे की धातु की कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी सरिया हो सकती है या कोई बर्तन, तो उसको अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें मतलब नमी की वजह से या फिर जंग लग जाती है इस टाइप की, तो फिर उसको काटेंगे तो आपको वो चमक दोबारा से दिखेगी, लेकिन ऊपर से वो दिखने में निष्क्रिय लगेगी, ऐसा लगेगा कि उसकी चमक है ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से तो धातुओं में चमक होती है, वहीं अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अगला पॉइंट है कठोरता। कुछ पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना पड़ता है। संपीड़ित करना ये साइंस का वर्ड है, इसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है दबाना, किसी भी चीज़ को दबाते हैं जब। कठिन होता है जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए, इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई वस्तु के पृष्ठों पर खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ को नहीं। तो जो मतलब आसानी से नहीं संपीड़ित किए जा सकते, यानी जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि रुई अथवा स्पंज कोमल है, लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुति यानी चमक, कठोरता, रुच यानी खुरदरा अथवा चिकना होना, ये सब। अब आपने कुछ ऐसे भी पदार्थ देखे होंगे जिनको जल में घोलने पर वो उसमें घुल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को विलेय पदार्थ कहते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं, जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, आप पानी में डाल के घोलते हैं तो वो घुल जाते हैं, तो ये क्या हो गए, विलेय। तो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं, तो इन पदार्थों को विलेय कहते हैं। अब ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं जो जल में अविलेय हैं, जैसे कि आप लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या फिर किसी भी धातु के कोई छोटे टुकड़े ले लीजिए, तो वो आप मिलाएंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगा। अच्छा, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिससे सबसे पतले और सबसे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। उस धातु का नाम आपको नीचे लिख के बताना है। तो यहाँ पे हमने विलेय और अविलेय जाना। अविलेय जिसमें मतलब घुलनशील नहीं है, और विलेय जो घुल जाए, इतना याद रखिए। आगे दिया है कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, वो जल में घुली रहती है। और CO2 को भी जल में घोल सकते हैं। CO2 को जब जल में घोलेंगे तो वो जल जो होता है वो वाइट कलर का हो जाएगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो मिल्की मतलब वो दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा वाइट सा। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, तो उन पदार्थों को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच हुआ, कांच का शीशा हुआ, या खिड़कियों में जो लगे रहते हैं, आप उनसे आर पार देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, जैसे कि गत्ता हुआ, लकड़ी हुई, या फिर कोई कॉपी हो सकती है। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो अपारदर्शी होती हैं, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, उनको अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सकता है। वहीं पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी उन्हें कहते हैं जैसे कि एक मान लीजिए आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, तो उस पर वसा लग गया है, जो कि आपको पहले परीक्षण कराया जा चुका है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि परीक्षण किया था वसा का, तो उसमें किसी कागज़ पे खाद्य पदार्थ को रगड़ देते थे तो धब्बा जैसा बन जाता था। उस धब्बे के पीछे से अगर टॉर्च लगाएंगे तो क्लियरली नहीं दिखाई देगा, यानी कि लाइट तो जाएगी उसके आर पार, लेकिन क्लियरली नहीं जाएगी, पूरी तरीके से नहीं जाएगी। तो इसे ही पारभासी बोलेंगे कि स्पष्ट तरीके से ना देख पाना, दिखाई तो पड़ेगा लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं, तो वो पारभासी होता है। आई थिंक आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी समझ आ गया होगा। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए।
तो ये था इस वीडियो में, इसके कुछ प्रमुख शब्द थे। हमने कठोर पदार्थों के बारे में जाना, अविलेय जाना, द्युतिमय यानी चमकीला जाना, पदार्थ जाना, धातुओं के बारे में जाना, अपारदर्शी क्या होता है वो जाना, रूक्ष यानी खुरदरा क्या होता है वो जाना, विलेय पदार्थों को जाना, पारभासी जाना, पारदर्शी जाना। तो ये सब था जो कि हम सब सीख चुके हैं। अब इस पाठ का पूरा सारांश देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। अगला पॉइंट है, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना भी संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जैसे कृत्रिम तरीके से कई चीज़ें बनाते हैं तो उनमें कई चीज़ों को मिलाकर बना देते हैं। वहीं कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ एक ही पदार्थ की बनी होती हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। ये सब आपको पूरे चैप्टर में अच्छे से समझा दिया गया है। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं तथा कुछ जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं तथा कुछ पारभासी होते हैं। अपारभासी के लिए मैंने भी आपको बताया था, जैसे कोई भी कागज़ लेंगे तो उस पर हम वसा की कोई चीज़ लगा देंगे, कोई भी तेल का धब्बा या इस टाइप का, तो उसके पीछे से अगर टॉर्च लगाइए या किसी जलते हुए बल्ब के सामने उसको लगाइए तो उसकी रोशनी बाहर तो आएगी, इस पार तो आएगी, दूसरी तरफ तो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, स्पष्ट तरीके से नहीं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। मतलब जो पदार्थों के गुण और समानताएं होती हैं या फिर विभिन्नताएं यानी असमानताएं होती हैं, उनके आधार पर उन्हें अलग अलग किया जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। तो ये सब था इस वीडियो में जो हमने जाना इस चैप्टर में। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए और नीचे जाके कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीटेट से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बने रहिए साथ में। अभी तक के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।